दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राजनीति में भाषावाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में भाषावाद का क्या प्रभाव उसके बारे में आपको बताना है। भाषावाद का मतलब क्या है कि भाषा भाषा किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताना है। कई क्षेत्रों में देखिएगा, पूरे देश में आप देखें तो 22 संवैधानिक तौर पर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन कई सारे भाषाएं 22 को तो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, बल्कि भाषाएं तो कई सारी हैं और बोलियां लगभग 544 भारत में बोली जाती हैं। तो उसके आधार पर किस तरह से ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझना शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, इसको शेयर करना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। भारत जो एक बहुभाषी मतलब यहाँ पर कई तरह के भाषा बोले जाते हैं, वो सांस्कृतिक देश है, संस्कृति भी यहाँ पर विविध है। यहाँ कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है और हर क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पहचान है और हर क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान है, हर क्षेत्र का एक अलग भाषा है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि यह लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पहचान का भी आधार है। भाषा सिर्फ ऐसा नहीं कि संवाद का माध्यम मतलब बोलचाल का माध्यम हो, बल्कि यह लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पहचान का भी आधार है। भाषा से ही राजनीतिक पहचान है, सामाजिक पहचान है। भारतीय राजनीति में भाषावाद का प्रभाव गहरा है और यह विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक निर्णय, नीतियां, चुनावी रणनीतियों और समाज में संतुलन को प्रभावित करता है। इन सब बातों को यह प्रभावित करता है, चाहे वो निर्णय हो, नीति हो, चुनाव रणनीति हो या फिर समाज के संतुलन, सभी चीजों को यह प्रभावित करता है। आगे हम लोग सभी पॉइंटों को यहाँ पर समझेंगे कि जो भारतीय राजनीति है उसमें भाषावाद किस प्रकार से प्रभाव अपना दिखाता है, डालता है। लिखा है भारतीय राजनीति में भाषावाद के मुख्य प्रभाव। पहला जो इसका प्रभाव है वो है राज्य पुनर्गठन और भाषाई आधार। राज्य का गठन भाषा के आधार पर ही किया गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ही किया गया था। जहां पर जिस तरह का भाषा बोला जाता था उसको उसी आधार पर रखा गया है। इसका उद्देश्य प्रशासन और शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्राथमिक उपयोग सुनिश्चित करना था। और इसका जो उद्देश्य था इस तरह से बांटने का वो था प्रशासन और शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना, प्राथमिक उपयोग सुनिश्चित करना था। ठीक है, भाषावाद ने यह स्पष्ट किया कि जनता की राजनीतिक पहचान और उनकी सांस्कृतिक भावना राज्य निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। राज्य के निर्माण में वहाँ की संस्कृति और भाषा का पहचान बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इससे राज्यों की सीमाएं भाषाई पहचान के अनुरूप तय हुई और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई। इससे जो राज्यों का सीमा है वो भाषा के पहचान के अनुरूप पर तय किया गया और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई। मतलब जिस तरह की भाषा जहाँ पर बोला जाता था उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, उतने सारे लोगों को एक अलग राज्य में रखा गया, दिया गया। क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक दबाव। जो भाषावाद का प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में वो है क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक दबाव। क्षेत्र का पहचान भाषा से किया जाता है और राजनीतिक दबाव भी ये बनता है। भाषा लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान होती है। राजनीतिक दल भाषाई भावनाओं का इस्तेमाल करके जनता का समर्थन जुटाते हैं। जो राजनीतिक दल है वो भाषा का इस्तेमाल करके जो जनता है उसका समर्थन जुटाने का काम करते हैं। जिस तरह का भाषा होता है आप देखेंगे उस क्षेत्र का वहीं पर उस तरह का प्रत्याशी को भी खड़ा किया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन ने दिखाया कि भाषा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकती है। जो दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन किया गया था कि हिंदी लागू ना हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि केवल सांस्कृतिक नहीं, ये जो भाषा विरोधी ये जो भाषा है केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। भाषा केवल सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। जीतने के लिए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इस दबाव के कारण केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर भाषा संबंधी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर होती हैं और इस दबाव के कारण जो केंद्र सरकार या फिर जो राज्य सरकारें हैं अक्सर भाषा संबंधी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर होते हैं। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो शिक्षा और रोजगार में भाषाई मुद्दे। शिक्षा और रोजगार में भाषाई मुद्दे। कई राज्यों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। जो स्थानीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी जाती है। इससे राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी रणनीति में शामिल करते हैं। इससे जो राजनीतिक दल है वो इस मुद्दे को चुनावी रणनीति में शामिल करते हैं कि देखो उस राज्य में क्या हो रहा है, हमारे राज्यों के लड़कों को वहां पर काम नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को वहां पर काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके भाषा को लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह से मुद्दे को उसमें शामिल किया जाता है। भाषाई असंतोष को देखते हुए सरकारें विशेष नीति अपनाती हैं ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिले और सामाजिक संतुलन बना रहे। और क्या कहा जा रहा है कि भाषाई असंतोष को देखते हुए सरकारें विशेष नीतियां अपनाती हैं ताकि जो स्थानीय लोग उसको लाभ मिल सके और समाज में संतुलन बना रहे। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है भाषावाद का वो है चुनावी रणनीति और भाषाई वोट बैंक। चुनावी रणनीति और भाषाई वोट बैंक। भाषाई समूह अक्सर राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक बन जाते हैं। जो भाषाई समूह है
उसी के भाषा के बोलने वाले प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया जाता है, जिसके कारण लोग उसके भाषा को समझते हैं, उसको अपना मानते और उसी को वोट दे देते हैं। दल चुनाव में क्षेत्रीय भाषा और उसके संरक्षक को प्रमुखता से उठाते हैं। इससे चुनावी रणनीति प्रभावित होती है और राजनीतिक दल भाषाई असंतोष या समर्थन दोनों को चुनावी लाभ उठाते हैं। और राजनीतिक दल भाषाई असंतोष या समर्थन दोनों का चुनावी लाभ उठाते हैं, चाहे वो भाषाई असमर्थन हो या फिर समर्थन हो, दोनों का चुनावी लाभ आराम से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य, जैसे कि यहाँ पर आप मान सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र में कहा गया भाषा के बारे में, मराठी जानता है तो महाराष्ट्र में रहो, नहीं जानता तो चले जाओ। तो जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, जो बाहर के राजनेता हैं, वो कहेंगे कि महाराष्ट्र में हमारे साथ गलत हुआ, हमारे लोगों के साथ गलत हुआ, तो ये एक मुद्दा हो गया। और जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो इसी को समर्थन का मुद्दा उठाएंगे कि देखो जो मराठी नहीं जानते उसको हमने निकाला और मराठियों को हमने शरण दिया, मतलब शरण नहीं तो ऐसा कह सकते हैं, उनको अधिकार दिया, उनके संस्कृति को हमने रखा, संरक्षण दिया है। तो दोनों तरह से मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो असंतोष का हो या फिर समर्थन का हो, दोनों तरीके से मुद्दे को उठाया जा सकता है। पांचवा जो पॉइंट लिखा है वो है भाषाई आंदोलन और असंतोष। भाषाई आंदोलन और असंतोष, इतिहास में कई भाषाई आंदोलन हुए हैं, जैसे कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषियों के आंदोलन और हिंदी विरोधी आंदोलन, ठीक है। तो कई सारे इतिहास के आंदोलन देखे जा सकते हैं। इन आंदोलनों का राजनीतिक असर यह होता है कि सरकारें भाषाई मुद्दे पर नीति बदलने के लिए मजबूर होती हैं। सरकार क्या है, तो भाषाई मुद्दों पर नीति बदलने के लिए मजबूर होते हैं। जो भी भाषा के लिए नीति लाया जाता है उसको फिर से बदलने के लिए मजबूर होते हैं जब आंदोलन किया जाता है। कभी कभी आंदोलन हिंसक भी हो जाते हैं, जिससे प्रशासनिक चुनौती बढ़ती है और राज्य की राजनीतिक अस्थिरता होती है। राज्य की जो राजनीति है वो अस्थिर होती है। छठा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है भाषावाद का, वो है राष्ट्रीय एकता पर असर। इससे राष्ट्रीय एकता पर भी असर पड़ता है। भाषावाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। यदि किसी भाषा को विशेष लाभ दिया जाए या किसी भाषा को दबाया जाए तो राज्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ता है। इसके बावजूद संवैधानिक उपायों और संतुलित नीतियों से देश में बहुभाषीय संतुलन बनाए रखा गया है। तो अगर सरकार बोल दे कि ये राष्ट्रीय भाषा है तो ऐसा होगा, जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो किसी राज्य का अलग भाषा है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। जैसे आप दक्षिण तरफ चले जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वो लोग हिंदी को नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उससे उसकी संस्कृति खराब होती है। वो लोग कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारा भाषा जो है वो दब जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता पर भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा का बात है, अगर भाषा पर बात आएगा तो लोग हिंसक हो जाते हैं। सातवां जो पॉइंट लिखा है, सातवां जो प्रभाव है वो है संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन। संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन, जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें भाषाई संतुलन देखने को मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। यह प्रावधान सभी भाषाओं के सम्मान और संरक्षण का आधार है। राजनीतिक दल और सरकारें इस संतुलन के अनुसार नीतियां बनाते हैं ताकि बहुभाषीय राजनीति में सभी भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व और संरक्षण मिले। तो संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन भी दिया गया, इतने सारे भाषाएं दी गई है। आठवां जो पॉइंट है, आठवां जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है मीडिया और भाषाई राजनीति। मीडिया और भाषाई राजनीति, ठीक है। समझते इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाषा मीडिया और चुनाव प्रचार का माध्यम भी बन गई है। भाषा जो है मीडिया और चुनाव प्रचार का माध्यम भी बन गया है। जहाँ पर जिस प्रकार का भाषा बोला जाता है, मीडिया भी लोग उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देता है ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, उनके चैनल को देखें, ठीक है। चुनाव प्रचार का भी माध्यम वही है, जिस भाषा से लोग समझते हैं जिस भाषा को, उसी भाषा में लोग चुनाव प्रचार भी करना चाहते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार और प्रचार जनता तक आसानी से पहुंचते हैं। जब क्षेत्रीय भाषा में लोग समाचार को और प्रचार को करते हैं तो वो आसानी से समझ पाते हैं। राजनीतिक दल इसे अपनाकर अपनी विचारधारा और संदेश फैलाते हैं। इससे भाषाई समुदायों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है और जनता सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग लेती है। ताकि इसलिए सक्रिय रूप से भाग ले पाते हैं क्योंकि उनके बातों को समझ पाते हैं। इसलिए क्षेत्रीय भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नौवां जो प्रभाव पड़ता है भाषावाद का, वो क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय होता है कि भाषावाद के कारण कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। भाषावाद के कारण कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। जैसे तमिल में आप देखेंगे, मतलब दक्षिण साइड आप देखेंगे कई सारे क्षेत्रीय दल का उदय हुआ है। बंगाल में बंगला के लिए टीएमसी का उदय हुआ है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग दलों का उदय हुआ है। ये दल अपनी क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के आधार पर अपनी राजनीति तय करते हैं। इससे राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती पैदा होती है। इससे जो राष्ट्रीय दल है उसके लिए चुनौती पैदा होता है और गठबंधन सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है। और जो गठबंधन सरकारों की स्थिरता है वो प्रभावित होता है। क्षेत्रीय दल भाषाई मुद्दों को लेकर सत्ता का दबाव बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जो क्षेत्रीय दल है वो भाषाई मुद्दों को लेकर सत्ता पर दबाव बनाते हैं और वो सक्षम भी हो जाते हैं। पर क्षेत्रीय दल भी उदय होते हैं, ठीक है। ये भी एक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। 10वां जो इसका प्रभाव है भाषावाद का, वो है भाषाई असमानता और विवाद। भाषाई असमानता और विवाद,
कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक भाषा को प्राथमिकता मिलने से अल्पसंख्यक भाषाई समूह असंतुष्ट रहते हैं। कुछ क्षेत्र में ऐसा है जो वहाँ पर बहुसंख्यक भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ पर जिसकी संख्या ज्यादा है, जो भाषा बोलने वाली संख्या ज्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि जो कम बोलने वाली संख्या है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम है, उसको उसको कम प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वो समूह असंतुष्ट रहता है। यह असंतोष राजनीतिक मुद्दों में बदल सकता है, और ये जो असंतोष है वो राजनीतिक मुद्दों में बदल सकता है और भाषाई विवाद पैदा करता है। इससे राजनीतिक दलों और सरकारों को विवादित क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। इससे क्या आता है, तो जो राजनीतिक दल है और जो सरकार है उसको विवादित क्षेत्रों में, यहाँ पर जो विवादित क्षेत्र है वहां पर संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। 11 नंबर जो इसका प्रभाव आप देख सकते हो वो लिखा है प्रशासनिक और नीति निर्माण पर प्रभाव। प्रशासन और नीति निर्माण में यह प्रभाव डालता है। भाषाई विवाद नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है। सरकारें भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए निर्णय में बदलाव करती हैं, फिर से निर्णय में बदलाव करती है। इससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह बहुभाषाई जनता के हित के लिए जरूरी है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। 12 नंबर जो पॉइंट लिखा है वो है भाषाई पहचान के माध्यम से सामाजिक शक्ति। भाषाई पहचान के माध्यम से सामाजिक शक्ति, भाषाई पहचान जो होता है उसके माध्यम से समाज में शक्ति दिखाया जाता है। भाषा राजनीतिक शक्ति का साधन भी बन गई है। भाषा जो है वो राजनीतिक शक्ति का साधन भी बन गया है। जब जिस क्षेत्र में जिस तरह का भाषा बोला जाता है, अगर उसी क्षेत्र का कोई प्रत्याशी है जो उसी भाषा को जानता है, उसी भाषा के बारे में बोलता है, उसी भाषा को बोलता है और उससे समझाता है लोगों को, तो उसे लोग अच्छे से समझ पाते हैं और उसको एक मुद्दा की तरह, शक्ति की तरह, उसको साधन की तरह से उसको यूज करते हैं लोग जो राजनेता होते हैं। राजनीतिक दल भाषाई पहचान का उपयोग जनता को संगठित करने और सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। भाषा के माध्यम से दल जनता में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं और चुनावी समर्थन जुटाते हैं और चुनावी समर्थन जुटाने का काम करते हैं। 13 नंबर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है भाषाई असंतोष का चुनावी प्रभाव। भाषाई असंतोष का चुनावी प्रभाव, भाषा से अगर कोई असंतोष है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? चुनाव में। भाषाई असंतोष अक्सर चुनाव के निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाता है। दल इस असंतोष का चुनावी लाभ उठाते हैं और भाषाई मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। जो भाषा वाला मुद्दा होता है उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेते हैं। इससे चुनाव परिणाम पर सीधे प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत होती है, और जो क्षेत्रीय राजनीति वो मजबूत होता है। लोग कहें कि आपकी भाषा पर खतरा है या कि आपकी भाषा सुधारा जाएगा, तो इसको घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। अब लोग सोचेंगे कि हाँ सही बात है, अगर इसको वोट करेंगे तो हमारी भाषा संरक्षित रहेगी, बाहरी लोग यहाँ पर आके नहीं बच सकेंगे, हमारा जमीन बचेगा, हमारा भाषा संस्कृति बचेगा। तो इसी कारण लोग उसको वोट कर देते हैं। और ये क्या होता है, तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया होता है, लोग इसका सिर्फ फायदा उठाते हैं। जो राजनेता है, जो दल है, वो सिर्फ इसका फायदा उठाते हैं, बाकी कुछ होने जाने वाला होता नहीं है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में भाषावाद ने राज्यों के गठन, क्षेत्रीय पहचान, चुनावी राजनीति, संघर्ष और नीति निर्माण तक व्यापक प्रभाव डाला है। यह कभी कभी विवाद और असंतोष का कारण बनता है, लेकिन संवैधानिक संतुलन, राजनीतिक समझदारी और भाषाई सम्मान के माध्यम से भारत ने बहुभाषीय राजनीति में स्थिरता और सामाजिक समरसता बनाए रखी है। ठीक है, समरसता का मतलब होता है भाईचारा, मरमिलाप। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सारे पॉइंट को एक बार देख लेना है और लिखना किस तरह से हम आपको बता दिए उसी तरह से आपको लिखना है। खुद से भी आप लिख सकते हैं। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज्यादा करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।